हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू स्टडी सोना लवर। आप लोग को मैं आज पॉलिटिकल साइंस बताने जा रही हूँ और आज मेरा फर्स्ट क्लास है। अगर कहीं आप लोगों को प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप लोग मुझे नीचे कमेंट में कह सकते हैं, बोल सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी उस डाउट्स को क्लियर करने की। तो सबसे पहले हम लोग ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पढ़ेंगे, जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होगी कि पॉलिटिकल साइंस कैसे है, क्यों आया। पॉलिटिकल साइंस में जो संविधान बना है वो संविधान कैसे बना, क्यों बना, इसके पीछे रीजंस क्या रहे थे, कौन कौन से वार हुए थे, वो सब आपको एक हिस्ट्री में पढ़ना है। लेकिन मोटा मोटी थोड़ा सा इसमें आप इसमें जान सकते हो कि इसके कारण क्या रहे थे, वो जान लेंगे। फिर दूसरी पढ़नी है कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ था, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी थी, ये संविधान निर्माण होने के पीछे क्या क्या रीजंस रहे थे वो जानना है। फिर है संविधान के प्रमुख विशेषताएं पढ़नी है कि संविधान की विशेषताएं क्या थी और संविधान की प्रस्तावना क्या थी। हम भारत के लोग जो इसके प्रियम्बल्स होते हैं वो वहाँ से स्टार्टिंग होती हैं। जो भी मतलब पावर होती है वो एक जनता के हाथ में होती है। सब कुछ क्या होता है, एक जनता ही होता है। जनता अगर किसी इस सरकार को इलेक्ट करके सत्ता में लाती है तो वो जनता ही है जो किसी भी सरकार को गिरा भी सकती है। तो इस तरीके से संविधान जो है वो प्रस्तावना में सबसे पहले भारत के लोग से ही स्टार्ट होते हैं। और इसमें प्रस्तावना में ये भी पढ़ना है कि कब क्या किस शब्द को जोड़ा गया है। और प्रस्तावना में जैसे कि धर्मनिरपेक्ष हो गया, वो किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जोड़ा गया, वो सब इसमें पढ़ेंगे। फिर है कि संघ जो है वो संघ मतलब भारत सॉरी एक सेकेंड। संघ जो है और इसका क्षेत्र है, ठीक है। संघ और इसका क्षेत्र देखना है। मतलब भारत जो है वो राज्यों का एक संघ है। कभी भी हम जो है राज्य को अलग डिनोट नहीं कर सकते हैं, या राज्य की अलग से कोई संविधान नहीं होती है। वो भारत का एक संविधान कहलाता है। और भारत जो है वो राज्यों का संघ है। अब भी जो है एट प्रेजेंट 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज़ है, मतलब केंद्र शासित प्रदेश है। और कोई भी इसमें राज्य जो है वो भारत में आके जुड़ सकता है, पर वो भारत से अलग नहीं हो सकता है। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे नागरिकता, ठीक है। नागरिकता में हम लोगों को देखना है कि भारत की नागरिकता होती है, वो विदेश की नागरिकता होती है, ये सब पढ़नी है। किनको भारत की नागरिकता देनी चाहिए, किनको विदेश की नागरिकता देनी चाहिए, कौन विदेशी नागरिकता है। नागरिकता भी दो तरह के होते हैं। अगर विदेशी नागरिकता है तो उनको किस तरीके से, अगर वो भारत की नागरिकता लेना चाहता है तो वो कैसे लेगा, क्योंकि इस समय इसमें कुछ हमारे शत्रु देश भी होते हैं, जैसे कि आपका अभी प्रेजेंट पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया। तो ये सब को हम लोग भारत की नागरिकता नहीं दे सकते। अगर वो लेना भी चाहेगा तो नहीं दे सकते हैं। एज एग्ज़ाम्पल हम लोग ले सकते हैं जैसे कि बांग्लादेश हो गया। अगर इन लोगों को लेना है, अफ़गानिस्तान हो गया, इन लोगों को अगर भारत की नागरिकता लेनी है तो इन लोगों को हम लोग भारत की नागरिकता दे सकते हैं। दूसरा है राज्य की नीति निर्देशक तत्व है मूल अधिकार है। मतलब मूल अधिकार में ये है कि हम लोगों के कितने सारे मूल अधिकार है। जैसे कि मूल अधिकार में आपका आर्टिकल्स 19 है। इसमें इसके अंदर जो है आपको बोलने का फ्रीडम दिया गया है। मतलब आप अपनी अभिव्यक्ति कर सकते हैं, जारी कर सकते हैं। एक मिनट होल्ड प्लीज़। फिर उसके बाद में है, फिर इसके बाद में राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो है, बट इसको संविधान में जोड़ा नहीं गया है। ये सिर्फ एक राज्य को हिंट्स करती है कि आपको इस तरीके से योजनाएं लानी है, इस तरीके से आपको जोड़ना है। जैसे कि कोई भी योजनाएं लाई जाती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ये सब योजना जो लाते हैं वो कहाँ से लाते हैं, वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व से ही इसको लाया जाता है। जैसे कि वोमेंस है, मैन है, मतलब स्त्री और पुरुष है, जो दोनों के समान वेतन है, जो दोनों काम कर रहे हैं एक जगह में, वो दोनों की समान जो सैलरी है वो आर्टिकल 39 के तहत डिसाइड किया जाता है। वो उनके तहत भी कुछ महिलाएं जो होती है उनके लिए योजना अलग से निकाला जाता है। और वो जब प्रेग्नेंट होती है तो उस समय जो उनकी छुट्टियां मिलती है तो उस समय उनका वेतन भी नहीं कटता है। तो इस तरीके के जो भी योजनाएं होती है वो इसी में लाया जाता है। और इसके बाद है आपका मूल कर्तव्य है। मतलब एक भारत के नागरिक होने के नाते हमारा क्या मूल कर्तव्य होनी चाहिए, ये जो है आपका भाग 4A आर्टिकल्स 51A के तहत इसको जो है
लाया गया है, लेकिन ये संविधान में ऐड नहीं किया गया है क्योंकि ये संविधान का पार्ट नहीं है। ये मूल कर्तव्य है कि आपको जो है मूल कर्तव्य आपको बताया जा रहा है कि आपका भारत के नागरिक होने के नाते कुछ आपके मूल कर्तव्य हैं, जैसे कि कोई भी 6 से 14 साल के कोई बच्चे हैं उनको शिक्षा दिलाने का आपको एक कर्तव्य है, वो बनता है कि आप जो है इन बच्चों को शिक्षा दिलाएं। और दूसरा है जैसे नेशनल फ्लैग है, राष्ट्रीय तिरंगा है, उनकी इज़्ज़त करना, भारत की वुमेन है उनको उनकी इज़्ज़त करना, उनका सम्मान करना। किसी भी इंसान को जीने का एक अपना हक होता है, अधिकार होता है, तो उनका मतलब उनको गंदी निगाहों से ना देखना और उनको मतलब ब्लेम ना करना, ये सब एक आपका कर्तव्य बनता है। और दूसरा है आपका संविधान संशोधन। संविधान संशोधन भी जो है किया जाता किया गया है। मतलब किसी भी संविधान का संशोधन कब किया जाता है, जब कोई स्थिति और व्यवस्था ऐसी कोई ज़रूरत पड़ती है तब संविधान का संशोधन किया जाता है। संविधान की मूल संरचना, मतलब संविधान है तो उसके अंदर भी कुछ मूल संरचनाएं हैं, उसकी क्या क्या स्ट्रक्चर्स है वो इसे हम लोग जानेंगे। फिर संसदीय व्यवस्था है संसद की व्यवस्था कैसी है, और संसद जो बना है वो कितने पार्ट से मिलकर बना हुआ है। उसमें आपका आता है लोकसभा है, राज्यसभा है और राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति आते हैं संसदीय व्यवस्था में, वो सब आते हैं। इसमें जो है लोकसभा होती है, लोकसभा होते हैं, राज्यसभा होती है, राज्यसभा होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं ये प्रेसिडेंट होते हैं। तो ये सब मिल करके बनाए जाते हैं एक संसदीय। तो लोकसभा और राज्यसभा ये दोनों संसद का पार्ट होता है, पर प्रेसिडेंट जो होते हैं वो संसद का पार्ट नहीं होता। वो मतलब संसद के पार्ट्स होते हैं, बट वो किसी भी लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। और फिर है आपका केंद्र और राज्य के संबंध के बारे में पढ़ना है। अंतर्राज्यीय संबंध कैसा हो, आपातकालीन प्रावधान के बारे में पढ़ना है। आपातकाल सबसे पहले कब लगाया गया था, कितने टाइम्स लगाया गया था, आपातकाल कितने टाइप्स के होते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल होता है, राष्ट्रीय आपातकाल होते हैं, फिर उसके बाद राष्ट्रपति शासन लगता है। तो ये कब लगाए जाते हैं, क्यों लगाए जाते हैं, और ये दोनों में डिफरेंट क्या होते हैं ये भी पढ़ना है हमें। फिर राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति के बारे में पढ़ना है। इनका निर्वाचन किस आर्टिकल्स के तहत किया जाता है, इनकी जो शपथ दिलाए जाते हैं कौन दिलाते हैं, उपराष्ट्रपति इनको शपथ दिलाते हैं। और उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो वो राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। फिर है उपराष्ट्रपति के बारे में जानना है। उपराष्ट्रपति अगर अपना इस्तीफा देना चाहते हैं तो वो किनको देंगे, तो वो राष्ट्रपति को देते हैं। अगर उपराष्ट्रपति को शपथ लेना है तो उनको शपथ कौन दिलाएगा, तो राष्ट्रपति दिलाते हैं। फिर प्रधानमंत्री के बारे में हमें जानना है। प्रधानमंत्री किस आर्टिकल्स के तहत वो कार्य करती है, उनकी भी एक कैबिनेट मंत्री होती है, एक मंत्री परिषद होता है, वो अपने कैबिनेट मंत्री के तहत ही वर्क करते हैं, काम करते हैं। फिर एक केंद्रीय मंत्री परिषद। केंद्रीय मंत्री परिषद मतलब जो केंद्र सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो अपना एक कैबिनेट मंत्री बनाते हैं। उसी तरीके से आपका एक राज्य में भी कैबिनेट मंत्री होते हैं, जो कि उसका जो मेन होता है वो मुख्यमंत्री होते हैं। फिर मंत्रिमंडलीय समिति के बारे में जानना है, और इंडियन संसद के बारे में। संसद जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जो कि लोकसभा है, राज्यसभा है और प्रेसिडेंट है। ये तीनों मिलकर के एक संसद बनाते हैं। और इसमें बिल कब लाया जाता है, कैसे पारित किया जाता है, कौन सा सत्र कितने महीने का होता है, ये सब इसमें हम लोग संसद में जानेंगे। और फिर है संसदीय समितियाँ आती है, संसदीय समूह है। उच्चतम न्यायालय के बारे में, मतलब आप उच्चतम न्यायालय है जो कि हमारा भारत का जो संविधान है, वो संविधान को तो इम्पॉर्टेंस देते ही हैं, लेकिन सबसे ऊंचे शीर्ष पर देखा जाए तो उच्चतम न्यायालय ही होती है, सुप्रीम कोर्ट होते हैं। फिर न्यायिक समीक्षा है, फिर है न्यायिक सक्रियता है, जनहित याचिका। राज्यपाल के बारे में पढ़ना है। राज्यपाल जो होते हैं वो राज्य का हेड होता है, एज एजेंट की तरफ वो काम करते हैं। मुख्यमंत्री हैं। फिर मुख्यमंत्री को कौन शपथ दिलाएगा, मुख्यमंत्री किस तरीके से निर्वाचित होते हैं, मुख्यमंत्री अगर निर्वाचित हुए हैं तो फिर वो अभी अपना एक कैबिनेट मंत्री तैयार करते हैं। राज्य का मंत्रिपरिषद होता है। राज्य में भी विधानमंडल होते हैं। और राज्य में विधानमंडल सभी लोग एक्सेप्ट करा है, बट विधान परिषद जो होते हैं वो बहुत सारे राज्य हैं जो कि अभी तक विधान परिषद एक्सेप्ट नहीं किए हैं। वैसे विधान परिषद स्वीकार करना
या नहीं करना वो राज्य के मंत्री के ऊपर डिपेंड करता है। वो चाहे तो कर सकते हैं। ये कब किया जाता है? जब राज्य का बजट एक अच्छा खासा हो, तब के जो राज्य के जो मंत्री हैं वो विधान परिषद को एक्सेप्ट करते हैं। फिर उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट होते हैं। हाई कोर्ट के ऊपर भी एक सुप्रीम कोर्ट होता है, और हाई कोर्ट के नीचे जो है एक अधीनस्थ न्यायालय होता है जो कि जिला कोर्ट कहलाता है। जब जिला कोर्ट में न्याय नहीं होता है, वहाँ पे बात नहीं बनती है, तब हम लोग हाई कोर्ट जाते हैं, ठीक है। और हाई कोर्ट में जब बात नहीं बनती है तो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। वैसे सुप्रीम कोर्ट में हम लोग खुद से वहाँ पे याचिका दायर नहीं कर सकते हैं। कहीं भी हो, वहाँ पे याचिका दायर करने के लिए एक एडवोकेट चाहिए होता है। तो ये सब जो है आपको इसमें पढ़ना है। और कुछ राज्य के विशेष प्रावधान होते हैं। कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पे जाने के लिए हमें परमिशन लेनी पड़ती है। जैसे कि आपका असम हो गया। असम आप ऐसे नहीं जा सकते हैं, क्योंकि पूर्वी भारत में वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ की जो जनजाति है, वहाँ की जो संस्कृति है, वहाँ पे बहुत सारे विविधताएं हैं। उसके कारण जो है पूर्वी भारत को एक अलग सा दर्जा दिया गया है। और उसके बाद है आपका पंचायती राज, जो 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत ये निकल के आया था, जो कि पंचायती राज बना है। पंचायती राज जो होता है सबसे छोटी इकाई होती है सरकार की। और यहाँ पे जो है पंचायत, जो कि एक इन लोग जो है पंचायत में गांव में किस तरीके से डेवलप करना है, नल है, जल है, पानी है, रोड है, ये सब ये डेवलप करने का काम आपका पंचायती राज्य करते हैं। फिर नगर निगम है, जो टैक्स वगैरह जमा होता है वो कहाँ जमा होते हैं? नगर निगम में जाके जमा होते हैं। केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पढ़ना है। केंद्र शासित यूनियन टेरिटरीज क्यों बनी, कैसे बनी और कब बना ये, और फिर इसका बनने का कारण क्या रहा होगा, और यहाँ पे मतलब किसको नियुक्त किया जाता है, सीएम रहते हैं या नहीं रहते, वहाँ पे गवर्नर काम करते हैं या सीएम काम करते हैं, या फिर राष्ट्रपति वहाँ पे काम करती है, ये सबको इसमें जो है देखना है। फिर उसके बाद में आता है अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जनजाति के बारे में पढ़ना है। अनुसूचित जनजाति है, इनके लिए भी कुछ अलग से कुछ प्रावधान किए गए हैं। इनके लिए कुछ अलग से प्रावधान, इनकी अलग से बोर्ड है। जैसे कि इनको मतलब पढ़ाई के लिए भी कुछ छूट दिए जाते हैं। और फिर जैसे कि इनका जो पदोन्नति होता है उनमें भी बहुत सारी इनको जो है छूट मिलती है। फिर है निर्वाचन आयोग। मतलब निर्वाचन आयोग का काम क्या होता है कि जब इलेक्शन होता है तो वो जो है इलेक्ट करवाते हैं। इनका काम होता है राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, प्रधानमंत्री का, मुख्यमंत्री का, ये सब का चुनाव को करवाना होता है काम, ये करवाते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के बारे में देखते हैं। संघ लोक सेवा आयोग जो है संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इनमें भी एक अध्यक्ष होता है। वो किस तरीके से इलेक्ट होते हैं, वो कैसे इलेक्ट होके आते हैं, उनको कौन इलेक्ट करता है, ये सब के बारे में जानना है। फिर है राज्य लोक सेवा आयोग। जिस तरीके से यूपीएससी होती है संघ लोक सेवा आयोग, उसी तरीके से राज्य लोक सेवा आयोग होते हैं। वहाँ पे अलग अलग गवर्नमेंट जो होती है अलग अलग वैकेंसियाँ निकालती हैं, अलग अलग सीट्स होते हैं। और जैसे कि आरपीएससी, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, बीपीएससी, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, जेपीएससी झारखंड का हो गया, मध्य प्रदेश का हो गया, तमिलनाडु हो गया, ये सब अपने अपने राज्य जो होते हैं अपना अपना सरकार निकालती है वैकेंसियाँ, अपने अपने सीट्स होते हैं। फिर है वित्त आयोग। वित्त आयोग की मतलब एक फाइनेंस कमेटी होती है जिसके तहत सब मतलब पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, ये सब उन लोगों को देखना होता है। फिर अनुसूचित जनजाति है। अनुसूचित जनजाति में अनुसूचित जनजाति जो है, 1 मिनट हॉल्ड करेंगे। अनुसूचित जनजाति जो है, अनुसूचित जनजाति में ये पढ़ना है कि राष्ट्र आयोग जो होती है उनकी भी एक कमिटीज़ होती है। जैसे कि SC STs के लिए उन लोगों को छूट दिया जाता है, वैकेंसी में भी छूट मिलती है। अगर उन लोगों का आगे भी अगर उन लोगों का जॉब में होता है तो उन लोगों को भी आगे वहाँ पे छूट मिलती है। फिर अनुसूचित जनजाति के बारे में पढ़ना है। भाषाएं अल्पसंख्यक वर्गों के लिए वर्ग है। भाषाएं अल्पसंख्यक वर्गों के लिए
वर्गों के लिए वर्ग है। उसके बाद है फिर भारत का न्यायवादी के बारे में, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। मतलब इनका काम क्या होता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का काम क्या होता है, उनके बारे में देखना है। फिर राज्य का महाधिवक्ता है। नीति आयोग के बारे में पढ़ना है। नीति आयोग पहले योजना आयोग के नाम से जाना जाता था। ये 2015 में जो है नीति आयोग कर दिया गया था। ये नीति आयोग जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। वो जो है काम करती है जैसे कि किसी योजना को लाना होता है, किसी योजना का वो लोग लाते हैं। और फिर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, मतलब नेशनल ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन का राइट्स क्या होना चाहिए वो जो है उसके बारे में इसमें पढ़ना है। ह्यूमन्स की राइट्स होती हैं, एक इंडियन वुमेन या फिर ह्यूमन होने के नाते उनकी क्या क्या अधिकार है, उन सब के बारे में जानना है। फिर है राज्य मानवाधिकार आयोग। जिस तरीके से राष्ट्रीय मानवाधिकार उस तरीके से राज्य मानवाधिकार आयोग, मतलब एक केंद्र के लिए जब वहाँ पे आयोग है उसी कमेटी से, उसी तरीके से राज्य में भी एक कमेटी होती है। केंद्रीय सूचना आयोग होते हैं, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमेटी होती है। फिर राज्य, जिस तरीके से केंद्र में इंफॉर्मेशन कमेटी होती है उसी तरीके से राज्य में इंफॉर्मेशन कमेटी होती है। केंद्र सत्कर्ता आयोग जिसको कहा गया है, सेंट्रल विजिलेंस कमिटीज़। फिर है सीबीआई के बारे में जानना है, लोकपाल लोकायुक्त के बारे में जानना है, इनकी नियुक्ति कौन करता है, ये कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं, इनकी काम क्या होते हैं, इनके बारे में जानना है। फिर है सीबीआई सहकारी समितियों के बारे में, राजभाषा में ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, लोक सेवाएं क्या है, अधिकरण जिसको कि ट्रिब्यूनल्स कहा गया है, और इसकी क्या काम होती है, ये क्यों लाया गया है, इसके अधिकार क्या होते हैं, ये किस तरीके से वर्क करती है हमारे कंट्री में। फिर है सरकार के अधिकार तथा दायित्व उत्तरदायित्व, मतलब सरकार के अधिकार क्या है कंट्री पे, वो उनका उत्तरदायित्व क्या बनता है। तो ये सब के बारे में जानना है पॉलिटिकल साइंस में। राजनीतिक दल है, बहुत सारे दल होते हैं उसमें, जो कि राजनीतिक दल हैं उसमें बहुत सारे दल होते हैं। जैसे कि अभी वर्क कर रही है पूरे इंडिया में बीजेपी है, कांग्रेस है, आप है, फिर भारतीय जनता पार्टी, वही बीजेपी हो गई। तो ये सब जो है राजनीतिक दल है। फिर निर्वाचन, इन सब का जो है निर्वाचन कैसे किया जाता है, ये इलेक्ट होकर कैसे आते हैं। फिर है मतदान व्यवहार, किस तरीके से यहाँ मतदान किया जाता है। चुनाव आयोग चुनाव काम का क्या काम है, चुनाव का क्या काम है। चुनाव का क्या काम है। फिर दल परिवर्तन कैसे करता है, जैसे कि कोई बीजेपी में है, अगर उसको उस दल में नहीं रहना है, दल को परिवर्तन करना है, तो वो दल को परिवर्तन करके कांग्रेस पार्टी में जा सकता है। किसी को कांग्रेस पार्टी अगर पसंद नहीं हो तो कांग्रेस पार्टी से वो निकल करके बीजेपी में आ सकता है। तो वो चुनाव जो है वो अपना दल परिवर्तन कर सकता है। फिर है आपका दबाव समूह, राष्ट्रीय एकता, विदेश नीति में हम लोग ये पढ़ेंगे कि विदेश की जो नीतियाँ हैं वो किस तरीके से है, और मतलब कोई भी व्यापार वगैरह हो रहा है, राजनीतिक व्यवस्थाएं कैसी है, किस देश से हमारा कैसा रिलेशन है, किस देशों में से हमारा ज़्यादा दोस्ती है, ये सब जो है आपको विदेश नीतियाँ में पढ़नी है। चलिए आज इतना ही, ठीक है, ओके, बाय बाय।